फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेंगू वायरस पर, जिसमें मैं आपको इसकी डिटेल और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। वेयर डिड डेंगू वायरस कम फ्रॉम? दोस्तों, डेंगू का आगाज़ बंदरों से हुआ और 800 साल पहले ये इंसानों में फैल गया। 20th सेंचुरी के मिड तक ये अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक ही महदूद था। इन 1943 रैन किमूरा एंड सुसुमू होटा ने डेंगू वायरस को अलग थलग किया। ये दोनों साइंटिस्ट जापान के शहर नागासाकी में 1943 में डेंगू की वबा के दौरान पेशेंट से लिए गए ब्लड सैंपल्स का मुताला कर रहे थे। इन 1971 बोथ डेंगू 1 एंड डेंगू 2 सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका में पाए गए और ये चारों सीरोटाइप साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद हैं। डेंगू वायरस इस वक्त दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ का सबसे सीरियस प्रॉब्लम में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा ममालिक में सालाना 80 मिलियन अफराद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तकरीबन 5.5 लाख मुतासरा पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और कम से कम 25,000 डेंगू फीवर की वजह से हलाक हो जाते हैं। डेंगू वायरस इज़ अ मेंबर ऑफ द फ्लेविवायरस फैमिली, जिसमें स्ट्रैंडेड RNA जीनोम ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी है। इसके 4 सीरोटाइप्स हैं: डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। ये लेटेस्ट सीरोटाइप 37 साल फार्मर जो सरावक स्टेट ऑफ मलेशिया के हॉस्पिटल में एडमिटेड था, इसके ब्लड सैंपल के दौरान डेंगू वायरस 5 का पता चला। ये एडिस जीनस के मॉस्किटोज के काटने के जरिए से ये वायरस इंसानों में ट्रांसमिटेड होता है। हॉस्ट रिस्पॉन्ड टू दी डेंगू वायरस। डेंगू वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में कई सिम्टम्स पैदा हो सकती हैं। कुछ लोग अलामत जाहिर नहीं करते हैं और या सिर्फ इस बीमारी की हल्की अलामत रखते हैं, लेकिन दूसरों को शदीद कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। सिम्टम्स समटाइम्स सिम्टम्स हल्की होती हैं और ये फ्लू या किसी और वायरल इन्फेक्शन या सोर थ्रोट, टॉन्सिलिटिस वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिससे लोग आम वायरल इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। डेंगू फीवर की नुमाया अलामत ये है, जैसे हेडेक, सर दर्द, सडन हाई फीवर, अचानक तेज बुखार, आर्थरेल्जिया जॉइंट पेन, मायल्जिया मस्कुलर पेन, नोजिया मतली, वोमिटिंग उल्टी, स्किन रैश जिल्द पर खारिश जो 2 से 5 दिन बाद जाहिर होती है, फटीग थकावट, पेन बिहाइंड द आइज आंखों के पीछे दर्द वगैरह शामिल हैं। इन अलामत के अलावा DHF यानी डेंगू हेमोरेज फीवर में नोज एंड गम से ब्लीडिंग, इलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड फेलियर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स काउंट एंड प्लाज्मा लीकेज वगैरह शामिल हैं। ये कंडीशन हाइपोवोलेमिक शॉक में तेजी से तरक्की कर सकती है और बहुत से केसेस में मौत का बाइस बन सकती है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में डेंगू वायरस में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जिसमें कार्डिक, न्यूरोलॉजिकल, हेपेटिक एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर शामिल हैं। द इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरसेस। किसी भी हमला आवर यानी पैथोजन लाइक वायरस के खिलाफ जिस्म का बुनियादी इम्यून सिस्टम होता है, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा, जिसे इनेट इम्यून सिस्टम यानी फितरत का निज़ाम कहा जाता है, जिस्म को किसी भी हमले से फौरी और अमूमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। द इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स रैपिडली रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस। लेकिन ये हमला आवर पैथोजन के खिलाफ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं रखता। द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग बी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये एंटीबॉडीज, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन और IG भी कहा जाता है, ये बी सेल्स के जरिए खुफिया होता है और ये स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है और फिर ये बाइंड हो जाता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स के साथ। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किल सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय पैथोजेंस। द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है हमला आवर पैथोजन के खिलाफ। ये इनेट इम्यून सिस्टम से ज्यादा असर रखती है। ये बॉडी को पैथोजन से लंबे अरसे तक प्रोटेक्ट रखता है। हाउ डज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू अ डेंगू वायरस? इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल्स अपनी सतह पर डेंगू वायरल एंटीजेंस जाहिर करता है, जो वायरस से लड़ने के लिए एक्टिव हो जाती है। और ये 2 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस कहते हैं, और ये दोनों वायरसेस से फाइट करते हैं। नॉर्मली मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस पैथोजेंस यानी वायरसेस और बैक्टीरिया को खा जाते हैं और इसको तबाह कर देते हैं, लेकिन डेंगू वायरस को खत्म करने के बजाय ये दोनों टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स
सेल्स इस वायरस से टारगेटेड होकर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डेंगू वायरस में एक ऐसी ट्रिक्स है जो इम्यून सिस्टम को अपने डिफेंस के इर्द गिर्द हासिल करने और मजीद सेल्स को इन्फेक्ट करने की तदबीरें करता है। अपने इस सफर के दौरान डेंगू वायरस ज्यादा से ज्यादा सेल्स को मुतासिर करता है, जिसमें लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो, मैक्रोफेजेस, स्प्लीन, लीवर एंड मोनोसाइट्स वगैरह शामिल हैं। वायरस के फैलाव और इजाफे के नतीजे में विरीमिया होता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें ब्लड के सर्कुलेशन में डेंगू वायरस की ऊंची सतह मौजूद होती है। हाउ द इम्यून सिस्टम डिफीट द डेंगू वायरस। अगरचे डेंगू वायरस ने सेल्स को मुतासर करने और पूरी बॉडी में फैलाने के लिए इम्यून सिस्टम को धोखा दिया है, लेकिन इम्यून सिस्टम में इस वायरस से लड़ने के लिए एडिशनल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरोन नामी स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं, जो प्रोटीन के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हैं जिसे साइटोकाइंस कहते हैं। इंटरफेरोन में ये एबिलिटी होती है कि वो इंटरफेयर करता है वायरल रेप्लिकेशन में, और ये दोनों डिफेंस सिस्टम यानी इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। वो इम्यून सिस्टम को डेंगू से मुतासरा सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है और अनइन्फेक्टेड सेल्स की हेल्प एंड प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। जब एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स करता है डेंगू इन्फेक्शन के खिलाफ, तो ये डेंगू फीवर से लड़ना शुरू करता है। बी सेल्स IgM एंड IgG नामी एंटीबॉडीज तैयार करता है जो ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में जारी होते हैं, जहां वो खास तौर पर रिकॉग्नाइज और न्यूट्रलाइज करता है डेंगू वायरल पार्टिकल्स को। इन अनदर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स डेंगू वायरस से मुतासिर होने वाले सेल्स को पहचानते हैं और मार देते हैं। द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हेल्प करता है एंटीबॉडीज एंड वाइट ब्लड सेल्स को वायरस रिमूव करने के लिए। सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। दोस्तों, फर्स्ट डेंगू इन्फेक्शन के रिकवरी के बाद एक पर्सन 6 मंथ तक इस डेंगू वायरस के तीनों सीरोटाइप से महफूज रहता है, और कुछ लोग लॉन्ग पीरियड तक महफूज रह सकते हैं। बदकिस्मती से ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं है, और इस शॉर्ट पीरियड के बाद डेंगू के बाकी तीनों सीरोटाइप्स में से किसी एक शख्स को दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इन 1960 डॉक्टर स्कॉट हेलस्टेड और इनके साथी थाईलैंड में डेंगू वायरस का मुताला कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को दूसरी मर्तबा डेंगू का सामना करना पड़ा था, इनमें इन लोगों के मुकाबले में सेवर डेंगू का रिस्क बढ़ जाता है, जो पहले कभी ये केस सामने नहीं आए थे। डैमेज कॉज टू प्लेटलेट्स काउंट। जब एंडोथेलियल सेल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं डेंगू वायरस की वजह से, वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंटीबॉडी अटैक। यहाँ तक कि एंटीबॉडीज़ जो डेंगू वायरस के इन्फेक्शन के बाद तैयार होती है, वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का काम अंजाम देती हैं। लिहाजा ये एक मिथ है कि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को खा जाता है। प्लेटलेट्स इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स भी इन्फेक्टेड होते हैं, इस वजह से ये रिएक्शन होता है। मिथ ऑफ पपाया लीव्स। दोस्तों, पपीते के पत्तों के बारे में एक दास्तां है कि इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और डेंगू वायरस ख़त्म हो जाता है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है और ना ये मेडिकली प्रूफ है। ये मिथ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान वगैरह जैसे मुल्क में है और ये एक रिवाज बन गया है। पपाया लीफ का ज़्यादा इस्तेमाल सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकता है। डेंगू वायरस से ऑलरेडी पेशेंट बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है, ऊपर से लोग पेशेंट को पपाया लीफ का जूस पिला पिला कर टॉर्चर कर रहे होते हैं। एनीवेज, ये टोटका सिर्फ लोगों की एक अपनी सोच है। फ्रेंड्स, आप में से किसी को शायद मेरी ये बात पसंद ना आए, बट इट्स ट्रू। साइंस बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करती है। मेडिकल डॉक्टर्स भी इस बात को नहीं मानते हैं, और पपीते का जूस मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव पर एक्सपीरियंस किया था और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता देखा। मैंने ऐसे लोगों को जो ये जूस पीते थे देखा है, और इसके बावजूद उन लोगों को प्लेटलेट्स के मेगा डोनर के यूनिट चढ़े थे और वो ICU में एडमिट भी हुए थे। दोस्तों, पपीते के साइड इफ़ेक्ट्स मंदरजा झेल हैं: सेवर थ्रोट एंड स्टमक डैमेज, एसोफेगस डैमेज, स्किन एलर्जी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, स्लो हार्ट बीट, सेवर रोजिनिस, इनएबिलिटी टू मूव, हार्टबर्न, चेस्ट पेन, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर किसी को डेंगू वायरस हो जाए तो वो अपने टाइम लिमिट पर ही जाता है, यानी वो अपना चक्कर लाजमी पूरा कर कर जाएगा। पपीते वगैरह का कोई भी टोट का जादू नहीं है कि इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। अभी तक डेंगू वायरस की एलोपैथिक में फ़िलहाल कोई मेडिसिन नहीं है, सिवाय एंटीपायरेटिक यानी बुखार, फ्लूइड्स, विटामिन्स, प्लेटलेट्स एंड ब्लड डोनर के।
हाँ, होम्योपैथिक में इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, और इस पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद और दूसरों पर यूज़ करी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। इन मेडिसिन से बीमारी की शिद्दत कम हो जाती है और पेशेंट जल्द रिकवर भी हो जाता है, क्योंकि इन मेडिसिन से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। डेंगवेजिया वैक्सीन कंट्रोवर्सी। दोस्तों, सन 2016 के शुरू में सनोफी पास्चर के जरिए डेंगवेजिया की पहली डेंगू वैक्सीन सेवरल कंट्रीज में रजिस्टर्ड हुई। सेवरल वैक्सीन्स आर अंडर डेवलपमेंट बाय प्राइवेट एंड पब्लिक रिसर्चर्स। डेंगू बुखार के खिलाफ वैक्सीन तैयार करना एक चैलेंज है। नवंबर 2017 के आखिर में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ DOH ने फ्रेंच ड्रग बेस्ड पर मबनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सनोफी पास्चर की डेंगवेजिया वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए स्कूल पर मबनी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। जब रिपोर्ट सर्कुलेट हुई कि सेवरल चिल्ड्रंस मुबैना तौर पर डेंगू वैक्सीन से मनसूख मुख्तलिफ पेचीदगियों से हलाक हुए, इसके फौरन बाद ही कंपनी ने एक बयान जारी किया कि जिनको पहले डेंगू नहीं हुआ, अगर उनको डेंगू की वैक्सीन लगाई जाए और उनको डेंगू मॉस्किटो के बाइट से डेंगू वायरस हो जाए तो वो बहुत सेवर डेंगू हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग वगैरह शामिल है, जिससे मौत वाक़या हो सकती है। लिहाजा जिनको डेंगू वायरस इन्फेक्शन हो चुका हो उनको इस वैक्सीन से कोई रिएक्शन नहीं होता। ऑन May 1, 2019 द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगवेजिया की मंजूरी का ऐलान किया, जो डेंगू बीमारी से बचने के लिए पहली वैक्सीन है जो 9 से 45 साल की उम्र के लोगों में डेंगू वायरस सीरोटाइप्स की वजह से होता है। जिन्हें पहले डेंगू इन्फेक्शन हो चुका हो उनके लिए ये वैक्सीन है। अगस्त 2019 तक वैक्सीन लेने वालों में 600 से ज्यादा अफराद, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, मर गए और DOH ने मुल्क में इस वैक्सीन के सेल और यूज पर पाबंदी आयद कर दी है। हाउ कैन आई प्रिवेंट डेंगू फीवर। दोस्तों, डेंगू मॉस्किटो ज़्यादातर सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर काटता है, लेकिन अगर इसको कोई शिकार मिले तो ये किसी भी वक्त काट सकता है। दोस्तों, फुल स्लीव्स और लाइट क्लॉथ्स का यूज़ करें और सोते वक्त नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और साथ में मॉस्किटो रेपेलेंट का भी यूज़ करें। प्रिवेंशन मेडिसिन। दोस्तों, अगर किसी इलाके में डेंगू वायरस की वबा फैली हो या इस वायरस का डर हो तो आप ये मेडिसिन एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, यूपेटोरियम 200 डेली सुबह एक बार सिर्फ 3 दिन तक। नंबर 2, एपिकॉक 200 डेली रात में एक बार सिर्फ 3 दिन तक। इसके बाद इन मेडिसिन्स की एक डोज हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करें। इसके सिर्फ 5 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर यूज़ करें। ये आपको डेंगू वायरस से प्रिवेंशन में आपकी मदद करती है। ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, अगर किसी को डेंगू वायरस हो जाए तो आप ये मेडिसिन साथ में यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेडिसिन मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, आर्सेनिक एल्बम प्लस एपिकॉक 200 डेली दिन में 3 से 4 बार। ये वोमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स, बेचैनी, हेमोरेज फीवर के लिए बेस्ट है और इस वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। नंबर 2, यूपेटोरियम 200 डेली दिन में 3 से 4 बार। ये डेंगू फीवर, जॉइंट्स पेन और इस वायरस की शिद्दत को कम करने में मदद करती है। नंबर 3, चाइना 200 डेली दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें। ये वीकनेस के लिए बेस्ट है और ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करने में मदद करती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। नंबर 4, फॉस्फोरस 30 दिन में 4 से 5 बार यूज़ करें और अगर प्लेटलेट्स काउंट 70,000 से कम हो जाए तो इसकी पावर 200 में कर दें और दिन में 2 बार यूज़ करें। ये प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज़ करती है और वोमिटिंग और स्टमक पेन के लिए बेस्ट है और ब्लीडिंग के रिस्क को कम कर देती है। नंबर 5, ब्रायोनिया प्लस रोस्टक 200 पावर में डेली दिन में 3 से 4 बार। ये डेंगू फीवर के लिए बेस्ट है। जब बुखार टूट जाए तो ये मेडिसिन बंद कर दें। नंबर 6, कार्बोविच 200। ये मेडिसिन जब यूज़ करवाएं अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो और साथ में घबराहट वगैरह भी हो। ये हस्ब ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन। नंबर 1, लाइसोवेट सिरप सुबह शाम 2 टीस्पून यूज़ करें। नंबर 2, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg दिन में 2 से 3 बार जूस के साथ ऐड करके यूज़ करें। नंबर 3, विटामिन B9 फॉलिक एसिड का भी इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार करें। नंबर 4, फीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करें। फूड्स। दोस्तों, इस बीमारी के दौरान मिर्च, मसाले और ऑयली चीज़ों से परहेज़ लाजमी करें और सिर्फ फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन्स एंड स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सिर्फ लाइट डाइट और फ्रूट्स वगैरह यूज़ करें और साथ में वेजिटेबल्स और चिकन का सूप यूज़ करें। हनी।
دوستوں شہد کا استعمال حسب ضرورت کریں، یہ سور تھروٹ اور وومٹ کے لیے بیسٹ ہے۔ واٹر، دوستوں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، بیماری کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے نہ دیں، لہٰذا آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ بنے۔ تو فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے جو نیو ٹاپک کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ بائے بائے۔